हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द नेक्स्ट वीडियो ऑफ बिजनेस स्टडी। ये है 12th क्लास के 9th चैप्टर दैट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ऊपर नेक्स्ट वीडियो। इससे पहले हम लोग कई वीडियोस ऑलरेडी इस चैप्टर का देख चुके हैं, जिसमें हम लोग बात किए हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है, रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, या फिर फाइनेंसिंग डिसीजन के बारे में हम लोग चर्चा किए कि एक फाइनेंस मैनेजर 3 तरीके का डिसीजन लेता है फाइनेंस से रिलेटेड। फर्स्ट इज इन्वेस्टमेंट डिसीजन, सेकंड फाइनेंस डिसीजन एंड थर्ड इज डिविडेंड डिसीजन। ठीक है, तो आज के क्लास में, आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डिविडेंड डिसीजन के बारे में कि डिविडेंड डिसीजन कैसे लिया जाता है, किन किन फैक्टर्स को ध्यान में रख के लिया जाता है। आपको पता है किसी भी बिजनेस की अगर हम बात करें तो किसी भी बिजनेस की बात करें तो क्रेडिटर को जो पेमेंट किया जाता है, इंटरेस्ट का जो पेमेंट किया जाता है, डे टू डे एक्सपेंसेस का जो पेमेंट किया जाता है, वो सारा का सारा प्रॉफिट के पोर्शन से किया जाता है। यानी कि एक साल में बिजनेस को जो कुछ भी प्रॉफिट हुआ है वो कंपनी प्रॉफिट के पोर्शन से सब जगह स्कैटर करती है। जहां पर जितना पैसा पे करना है कंपनी वो पैसा का पेमेंट करता है, पर लास्ट में जो पैसा बचता है, जो रेसिडुअल इनकम होता है, बचा हुआ डिविडेंड क्रेडिटर को पैसा दे देने के बाद से, डिवेंचर होल्डर को इंटरेस्ट दे देने के बाद, बैंक का लोन दे देने के बाद, मतलब सारे एक्सपेंसेस को मीट करने के बाद जो रेसिडुअल इनकम बचता है, उस रेसिडुअल इनकम को क्या करते हैं, हम शेयर होल्डर के बीच में बांटते हैं डिविडेंड के रूप में, है ना। अच्छा, इंटरेस्ट की बात करें, ये ऐसा खर्च है जो आप रोक नहीं सकते, अगर जनरेट हुआ है तो आपको पे करना ही पड़ेगा। इंटरेस्ट ऐसा चीज है, सैलरी एक्सपेंसेस ये ऐसा है कि आपको पे करना ही पड़ेगा। पर डिविडेंड एक ऐसा चीज है ना, डिविडेंड एक ऐसा फैक्टर एलिमेंट है, आप चाहे तो उसको रिटेन कर सकते हैं। रिटेन कहने का मतलब कि जो भी डिविडेंड, जो भी प्रॉफिट हुआ है, वो प्रॉफिट जो कि शेयर होल्डर के बीच में बंटना चाहिए। अगर आपके पास कोई प्लान है तो आप क्या कर सकते हो, शेयर होल्डर के बीच में ना बांट के आप कंपनी अपने पास रख सकती है। कहने का मतलब डिविडेंड डिसीजन में हम लोग ये डिसीजन लेंगे कि जो भी रेसिडुअल इनकम है जो शेयर होल्डर के बीच में बंटना चाहिए, वो शेयर होल्डर के साथ शेयर करना है कि नहीं करना, क्या उनको बांटे कि नहीं बांटे। तो सर क्या होना चाहिए, डिविडेंड बांटना चाहिए कि नहीं बांटना चाहिए, और अगर बांटते हैं तो क्या फायदा है, नहीं बांटते हैं तो क्या फायदा है। फिर उसके बाद अगर डिविडेंड बांटने का जो डिसीजन है वो किन फैक्टर्स को ध्यान में रख के लिया जाता है। तो आज के क्लास में हम लोग यही चर्चा करने वाले हैं कि किसी भी शेयर, किसी भी कंपनी की बात करें तो जो रेसिडुअल इनकम होता है जो कि शेयर होल्डर के बीच में बंटना चाहिए, तो वो डिविडेंड के रूप में बांटे या फिर रिटेन्ड कर ले। इसको, इस चीज का डिसीजन लेने के लिए कंपनी क्या करती है, किन फैक्टर्स को ध्यान में रखती है, इसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो बहुत सारे फैक्टर्स के बारे में डिसीजन पढ़ेंगे, और इन फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए एक फाइनेंस मैनेजर इस निष्कर्ष पे पहुंचता है कि भाई कंपनी डिविडेंड बांटेगी कि नहीं बांटेगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये आपका डिविडेंड डिसीजन है ना, डिविडेंड डिसीजन, एप्रोप्रिएट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। तो एक कुछ आपको बेसिक सा बात कर रहा है, द डिसीजन इज कंसर्न्ड विद द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरप्लस फंड, वो पैसा जो बचा हुआ है। ठीक है, द प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग वेरियस पार्टीज, बहुत सारे पार्टीज हैं, जैसे क्रेडिटर है, एम्प्लॉई है, डिवेंचर होल्डर है, शेयर होल्डर है, सबको पैसा मिलता है कंपनी के प्रॉफिट से। द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट टू क्रेडिटर, डिवेंचर होल्डर, is a fixed liability of the company. So what company or finance manager has to decide in what to do with the residual or leftover profit of the company. तो एक मैनेजर को डिवेंचर को इंटरेस्ट देना है कि नहीं, ये डिसीजन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भाई उनको तो देना पड़ेगा, वो तो फिक्स लायबिलिटी है। क्रेडिटर को तो पेमेंट करना पड़ेगा, पर शेयर होल्डर को डिविडेंड दे कि नहीं, ये डिसीजन लेता है एक फाइनेंस मैनेजर। The purpose of the surplus of profit is either distributed to equity shareholder, या तो इक्विटी शेयर होल्डर के बीच में बट जाएगा इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड,
और केप्ट असाइड इन द फॉर्म ऑफ रिटेन्ड अर्निंग, और या तो रिटेन्ड अर्निंग के फॉर्म में रख लिया जाता है। अंडर डिविडेंड डिसीजन द फाइनेंस मैनेजर डिसाइड हाउ मच टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। तो फाइनेंस मैनेजर डिसाइड करता है कि भाई डिविडेंड के रूप में कितना बांटना है ना। फाइनेंसिंग डिसीजन में, डिविडेंड डिसीजन में एक फाइनेंस मैनेजर क्या डिसीजन लेता है कि हाउ मच ऑफ द सरप्लस फंड शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग शेयर होल्डर, ताकि कंपनी का भी नीड फुलफिल हो जाए और शेयर होल्डर का भी नीड फुलफिल हो जाए। क्योंकि भाई शेयर होल्डर आपके यहाँ पैसा इन्वेस्ट किया है तो ऑब्वियस सी बात है उसको चाहिए डिविडेंड, और अगर आप डिविडेंड नहीं दे रहे हैं और कंपनी पूरा पैसा अपने पास रख ले रही है और उसको फर्दर इन्वेस्ट कर रही है तो फिर प्रॉब्लम है। अच्छा सर, अगर कंपनी को प्रॉफिट हुआ और कंपनी के पास मान लीजिए कोई प्रपोजल है कि वो वहां पे इन्वेस्ट करना चाहता है, और कंपनी उस डिविडेंड को, उस सरप्लस प्रॉफिट को डिविडेंड के रूप में ना बांट के वो रिटेन्ड अर्निंग कर लिया और उसको फर्दर प्रोजेक्ट में लगा लिया, तो शेयर होल्डर को कैसे फायदा होगा? शेयर होल्डर को तो डिविडेंड मिलना चाहिए था, उसको फायदा होता है, मगर कंपनी तो यहाँ पैसा पूरा लगा दिया, तो फिर शेयर होल्डर को कैसे फायदा होगा? तो देखिए, जब जब बिजनेस एक्सपैंड करता है ना तो शेयर का प्राइस बढ़ता है। जब जब बिजनेस एक्सपैंड करता है तो शेयर का प्राइस बढ़ता है। एचडीएफसी जब शेयर मार्केट में इशू किया था, एग्जैक्ट डेट याद नहीं है, उस समय मात्र एक शेयर का दाम एचडीएफसी बैंक का था 5 रुपए, जब फर्स्ट टाइम शेयर इशू की थी। आज इस शेयर का दाम है 1100 समथिंग, है ना, 1100 समथिंग इसका मार्केट रेट चल रहा है। तो तुम देखो, जैसे जैसे एचडीएफसी बैंक एक्सपैंड किया, 5 रुपए का शेयर का प्राइस 1100 रुपए पहुंच गया, और इसको अगर कन्वर्ट करें तो 2500% का रिटर्न है ये, 2500% का रिटर्न। तो कहीं ना कहीं अगर डिविडेंड कंपनी नहीं बांटती है, कंपनी अगर डिविडेंड नहीं बांटती है और उसको फर्दर एक्सपेंशन में लगा देती है, तो ऐसा नहीं है कि शेयर होल्डर को फायदा नहीं होता, फायदा होता है, मगर इनडायरेक्टली शेयर का जो प्राइस है वो इंक्रीज हो जाता है। अब जैसे सिंपल सा बात है, मेरा एक फैक्ट्री है और हम अपने कंपनी के शेयर मार्केट में इशू किए हुए, और आज मेरे एक शेयर का दाम 10 रुपए है, और हम अपने प्रॉफिट के पोर्शन से एक फैक्ट्री से 10 फैक्ट्री बना दिए, या फिर मेरे पास आज के डेट में 9 फैक्ट्रीज है, तो कहीं ना कहीं ये 10 रुपए का शेयर का वैल्यू भी तो बढ़ेगा ना, है ना। तो शेयर होल्डर को इनडायरेक्टली फायदा होता है। जो शेयर वो 5 रुपए में खरीदा था, उस शेयर का दाम आज 1100 रुपए है। बात क्लियर है? आई होप कि आपको मेरी बात बहुत अच्छे से क्लियर होगी, ठीक है। तो एक फाइनेंस मैनेजर की बात करें, तो बहुत सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए फाइनेंस मैनेजर ये डिसीजन लेता है कि भाई डिविडेंड बांटना है कि नहीं बांटना है। चलिए तो कुछ फैक्टर्स के बारे में पढ़ते हैं, और आज के क्लास में बस इसी में आपका पूरा दिन चला जाएगा। चलिए, सबसे पहला है आपका अर्निंग। सबसे पहले तो फाइनेंस मैनेजर ये देखेगा कि भाई हमारे कंपनी का अर्निंग कैसा है। अर्निंग रहेगा तभी ना डिविडेंड देंगे। डिविडेंड कहाँ से दिया जाता है? करेंट ईयर का प्रॉफिट या फिर प्रीवियस ईयर का कुछ प्रॉफिट अगर बचा हुआ है तो वो मिलाकर दे दिया जाता है। तो अगर अर्निंग है तब तो दे देंगे, और अगर अर्निंग नहीं है तो कहाँ से फिर देंगे। तो सबसे पहला फैक्टर एकदम इजी है, अर्निंग। ये नहीं भी समझाते तो आपको समझ में आ जाता है। ज्यादा प्रॉफिट है तो ज्यादा डिविडेंड देंगे, कम प्रॉफिट है तो कम प्रॉफिट डिविडेंड देंगे। तो डिविडेंड आर पेड out of current and previous year earning. If there are more earning, then company declare high rate of dividend, whereas low earning, low rate of dividend. इसमें कोई टेक्निकलिटी नहीं है ना, एकदम इजी है। सेकंड कह रहा है स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग। हाँ देखिए, एक होता है कुछ ऐसी कंपनीज होती हैं जिनका प्रॉफिट का जो ट्रेंड है वो एकदम ग्रोथ में रहता है, एकदम कंसिस्टेंटली बढ़ रहा है ना। जैसे एचडीएफसी का कल हम केस स्टडी कर रहे थे, तो हम एचडीएफसी का केस स्टडी में देखें कि एचडीएफसी का 2010 से 2020 के बीच में जो प्रॉफिट का जो ग्रोथ का जो ट्रेंड है, 2010 से 2020 के बीच में जो प्रॉफिट का जो ग्रोथ का ट्रेंड है वो 24%
कंपाउंडेड एनुअली ग्रो कर रहा है, यानी कि कंसिस्टेंटली, है ना। कंपनी को 2010 में अप्रोक्स 2200 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। आज 2020 के अनुमान है कंपनी का कि कंपनी को 24,000 करोड़ का फायदा होगा। तो ये जो देख रहे हो 2010 से 2020 का जो ग्रोथ रेट, तो कंसिस्टेंटली ग्रो कर रहा है और कंपाउंडेड एनुअली 24% का ग्रोथ शो कर रहा है। तो इस तरीके का अगर ग्रोथ है, कंसिस्टेंटली ग्रो कर रहा है, तब तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हर साल प्रॉफिट हो रहा है, तो कंपनी का अर्निंग जो है वो स्मूथ है। और अगर स्मूथ अर्निंग है ना, हर साल प्रॉफिट हो रहा है, तो भाई कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से डिविडेंड बांट सकते हो। मगर कंपनी का स्थिति बहुत खराब है, कंपनी इस तरीके से कमाती है। कैसे? तो कंपनी को कभी बहुत प्रॉफिट होता है, कभी बहुत कम प्रॉफिट होता है, कभी लॉस में चला जाता है, फिर प्रॉफिट होता है, फिर लॉस में, फिर बहुत प्रॉफिट। तो इस तरीके का फ्लक्चुएशन ना बहुत गलत बात है। गलत बात कहने का मतलब कंपनी का स्मूथ अर्निंग नहीं है, तो उस केस में आप डिविडेंड ना ही बांटिए तो सही रहेगा। क्योंकि आज आपका बहुत अच्छा प्रॉफिट है तो आप पूरा पैसा डिविडेंड के रूप में बांट देंगे, और कल को लॉस होगा तब कहाँ जाओगे? तब तो फंस जाओगे ना। तो उस केस में आप पैसा बचा के रखिए। तो सिंपल सा फंडा है। सेकेंड पॉइंट कह रहा है स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग। स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग कहने का मतलब कि स्मूथ अर्निंग अगर है कंपनी का, कंसिस्टेंटली एक मॉडरेट रेट में प्रॉफिट आ रहा है, तो आप आराम से डिविडेंड बांट सकते हैं। पर अगर स्मूथ अर्निंग नहीं है, कभी ज्यादा कभी कम प्रॉफिट होता है, तो उस केस में थोड़ा संभल जाइए। डिविडेंड बांटने का, ज्यादा डिविडेंड बांटने का जरूरत नहीं है। हाँ, डिविडेंड बांटने से शेयर होल्डर खुश होते हैं, क्योंकि उनको तुरंत कैश उनके अकाउंट में आ जाता है। डिविडेंड में क्या होता है ना, मेरे पास भी कुछ शेयर्स है, तो कंपनी जब डिविडेंड बांटती है तो मेरे अकाउंट में पैसा आ जाता है, एक मेल आ जाता है कि हाँ इस शेयर का इतना डिविडेंड आया। उतना जनरली आता नहीं है, बहुत ज्यादा तो 500-600 हर 3 महीने पे आता है ना, मगर डिविडेंड आता है, ठीक है, नॉमिनल अमाउंट। तो कंपनी के पास अगर एक्सपेंशन नहीं होता है तो कंपनी having a stable or a smooth earning prefer to give high rate of dividend, whereas companies with unstable earning prefer low rate of earning, है ना, लो रेट ऑफ अर्निंग या फिर लो रेट ऑफ डिविडेंड। ठीक है, बात क्लियर है? चलिए सेकेंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट है आपका कैश फ्लो पोजीशन। कैश फ्लो पोजीशन कहने का मतलब कि भाई तुम्हारे कंपनी का कैश फ्लो का पोजीशन कैसा है। अगर तुम्हारे कंपनी में कैश का शॉर्ट, देखो डिविडेंड बांटने का क्या मतलब है? डिविडेंड बांटने का ये मतलब है कि अगर कंपनी डिविडेंड बांटेगी तो कैश का आउटफ्लो हो जाएगा। अरे कंपनी अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड बांटेगी तो कंपनी का कैश तो पब्लिक के पास चला जाएगा, यानी कि कंपनी का कैश जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। अब आपके कंपनी का कैश का, आपके कंपनी में कैश क्रंच रहता है, कैश का शॉर्टेज रहता है, तो फिर प्रॉब्लम क्या है कि अगर आप डिविडेंड बांट देंगे तो क्या होगा कि आपका कैश ऑलरेडी क्रंच में है और शॉर्टेज हो जाएगा। तो इवन ऐसा हो सकता है कि आप अपने फाइनेंशियल कमिटमेंट को भी फुलफिल ना कर पाए डिविडेंड बांटने के चक्कर में। तो कैश फ्लो पोजीशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन भी देखना पड़ता है, और ये भी बहुत मायने रखता है कि भाई तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन का कैश फ्लो पोजीशन कैसा है। अगर कैश फ्लो पोजीशन सही है, कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से बांटिए। पर अगर कैश फ्लो पोजीशन थोड़ा शॉर्टेज रहता है, कैश क्रंच रहता है, तब भैया थोड़ा कम ही बांटेंगे तो ज्यादा बेटर है। तो पेइंग डिविडेंड मीन्स आउटफ्लो ऑफ कैश। कंपनी डिक्लेयर हाई रेट ऑफ डिविडेंड only when they have surplus cash. In the situation of shortage of cash, company declare no or very low dividend. अगर शॉर्टेज है तो या तो कंपनी बांटेगा ही नहीं, और अगर बांटता भी है तो बहुत कम, है ना। कि देखिए कोई कोई कंपनी ना अपना इज्जत बचाने के चक्कर में डिविडेंड बांटती है कि चल भाई किसी भी तरीके से कुछ डिविडेंड दे दे कि लिस्ट में आ जाए कि हाँ फलाना कंपनी डिविडेंड हर साल बांटती है। कुछ कुछ कंपनी ना ट्रेंड फॉलो करता है कि नहीं हम लोग हर साल दिए हैं और इस साल भी अपने शेयर होल्डर को खुश करेंगे और उनको डिविडेंड देंगे। बात समझे? तो इस तरीके का भी कभी कभी फैक्टर सामने आ जाता है ना। ट्रेंड ट्रेंड देखना पड़ता है ना। अब देखिए मान लीजिए 30 सालों से लगातार 30 सालों से
हम डिविडेंड बांट रहे हैं, है ना, मगर इस साल नहीं बांटेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा ना, इस साल अच्छा नहीं लगेगा, सूना सूना सा लगेगा, है ना। वो लेगेसी जो मेंटेन की है कंपनी, वो लेगेसी जो है वो गड़बड़ा जाएगा। इस वजह से कंपनी कभी कभी लेगेसी को मेंटेन करने के लिए भी कंपनी क्या करता है, डिविडेंड लगातार बांटते जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है ग्रोथ अपॉर्चुनिटी, है ना, ग्रोथ अपॉर्चुनिटी। अब देखिए, कंपनी डिविडेंड बांटने के लिए एक और फैक्टर को ध्यान में रखती है कि डिविडेंड बांटे कि नहीं, दैट इज ग्रोथ अपॉर्चुनिटी। अगर कंपनी के पास कोई ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है तो कंपनी भाई डिविडेंड ना बांट के उस पैसे को ग्रोथ में लगाएगी, कंपनी के एक्सपेंशन में लगाएगी। यानी कि बिजनेस के पास, कंपनी के पास कोई ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें जो एक्सपेंशन के लिए है ना, कंपनी का ग्रोथ में हेल्प करेगा, तो क्यों ना भाई डिविडेंड जो हम बांटेंगे इससे बढ़िया हम शेयर होल्डर को थोड़ा होल्ड करें और उस पैसे को फर्दर इन्वेस्टमेंट में लगाएं। और छोटा सा एक और चीज ध्यान रखिए, जैसे मान लीजिए कंपनी, जैसे हम कंपनी चला रहे हैं, हम कंपनी के सीईओ हैं, सीएफओ चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर हैं, और आप लोग मेरे कंपनी के शेयर होल्डर हैं, ठीक है। हम आपको शेयर अगर डिविडेंड बांटते हैं तो आप लोग उसको या तो खर्च करोगे या तो उसको री इन्वेस्ट करोगे, दो ही चीज होगा, या तो आप उसको खर्च करेंगे या तो आप अगर उसको चाहे तो री इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आप री इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपके पास जो ऑप्शन आएगा, मान लीजिए हम इवेलुएट किया और हमको पता चला कि आज के डेट में अगर मेरा शेयर होल्डर कहीं इन्वेस्ट करता है तो उसको मैक्स टू मैक्स 10 से 12% का प्रॉफिट होगा। मगर मेरे पास जो प्रपोजल है, मेरे पास जो बिजनेस प्रोजेक्ट है, उसमें हम उस पैसे को इन्वेस्ट करेंगे तो मेरे को 20% का फायदा होगा। समझिए हम क्या बोल रहे हैं। अगर कंपनी आपको डिविडेंड बांट दे और आप उस पैसे को लगाते हैं तो ऑन एन एवरेज मान लीजिए अगर 12% का आपको प्रॉफिट हो रहा है, चलो बहुत अच्छी बात है। मगर उसी पैसा को अगर कंपनी अपने प्रपोजल में लगाएगी, कंपनी अपने प्रोजेक्ट पे लगाती है तो कंपनी को 20% का रिटर्न होगा। तो बताओ किस कहाँ फायदा है। ऑब्वियस सी बात है, शेयर होल्डर को ये एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि चलो भाई कंपनी अगर इन्वेस्ट कर रहा है और वो 20% अर्निंग करने की बात कर रही है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 20% है, तो क्यों ना हम कंपनी के द्वारा ही इन्वेस्ट करवाएं। बात समझ में आ रहा है। तो ग्रोथ अपॉर्चुनिटी अगर है तो भाई आराम से डिविडेंड बांटने की जरूरत नहीं है, आप रिटेन्ड अर्निंग कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या करा, इफ द कंपनी हैज नंबर ऑफ इन्वेस्टमेंट प्लान then it should reinvest the earning of the company as to invest in investment project company has to option। दो ऑप्शन है कंपनी के पास, प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने के लिए कंपनी के पास दो ऑप्शन है, वन टू रेज एडिशनल कैपिटल और इन्वेस्ट इट्स रिटेन्ड अर्निंग। या तो एडिशनल कैपिटल लाइए, नया लोन लीजिए, नया शेयर इशू करिए, या तो रिटेन्ड अर्निंग करके आप इन्वेस्टमेंट करिए। The retained earning are cheaper source as they do not involve flotation and legal formalities। और आपको पता है 11 क्लास में पढ़े कि फ्लोटेशन कॉस्ट यहाँ नहीं लगता है रिटेन्ड अर्निंग में, और ना ही लीगल फॉर्मेलिटीज फॉलो करना है, क्योंकि भाई कंपनी का पैसा, कंपनी डिविडेंड नहीं बांटी, एक नोटिफिकेशन इशू हो गया और कंपनी उस पैसे को यूटिलाइज कर दी, ठीक है। If company has no investment or growth plan, then it would be better to distribute more in the form of dividend। अगर डिविडेंड का प्लान नहीं है तब तो डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, है ना। जनरली मैच्योर कंपनी डिक्लेयर मोर डिविडेंड whereas growing company keeps aside more as retained earning। मैच्योर कंपनी कहने का क्या मतलब, वो कंपनी जो ऑलरेडी बहुत एक्सपैंड हो चुकी है, ठीक है, जो दिग्गज है मार्केट में पहले से, जैसे एचडीएफसी बैंक, है ना। आज मेरे दिमाग में सिर्फ एचडीएफसी आ रहा है क्योंकि एचडीएफसी के बारे में कुछ स्टडीज की है ना। एचडीएफसी बैंक की बात करें तो वो बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंस सेक्टर में हर जगह घुसा हुआ, चाहे वो कॉर्पोरेट बैंकिंग हो, चाहे कॉर्पोरेट लोन हो, कॉर्पोरेट रिटेल लोन हो, पर्सनल लोन हो, क्रेडिट कार्ड हो। आपको पता है एचडीएफसी का मार्केट शेयर क्रेडिट कार्ड का, आपको पता है कि क्रेडिट कार्ड आज के डेट में जम के बेचा जा रहा है। क्रेडिट कार्ड 25% का शेयर है एचडीएफसी बैंक का अकेले,
मार्केट में SBI है, ICICI है, PNB का क्रेडिट कार्ड आता है, हर बैंक का क्रेडिट कार्ड आता है, मगर HDFC का इतना मार्केट तगड़ा है कि 25% कस्टमर उसका है क्रेडिट कार्ड का। तो समझ लीजिए कितना अच्छा बिजनेस एक्सपैंड करके रखा है। तो ये लंबे रेस का घोड़ा है ये, समझे। तो आई होप कि ये ग्रोथ अपॉर्चुनिटी आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट पॉइंट है आपका जो कि बहुत आसान है, स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड, है ना। स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड हम आपको बताए थे कि कुछ कंपनीज जो है ट्रेंड फॉलो करती है। बड़ी बड़ी कंपनीज जो होते हैं ना, वो हर साल अगर डिविडेंड दे रही हैं तो इस साल भी डिविडेंड देंगी। तो कभी कभी डिविडेंड का जो ट्रेंड है वो कंपनी फॉलो करने का कोशिश करता है, तो उस चक्कर में भी डिविडेंड बांटा जाता है और उस तरीके से भी डिसीजन लिया जाता है। तो देखिए क्या कह रहा है, सम कंपनी फॉलो अ स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी as it has better impact on shareholder and improve the reputation of the company, है ना, in the share market। अगर रेगुलरली डिविडेंड बांटा जा रहा है तो एक स्टेबिलिटी रहता है। द स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी सेटिस्फाइड द इन्वेस्टर, even big company and financial institution prefer to invest in the company with regular and stable dividend policy। इवन बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं, बहुत सारी, जो दूसरे कंपनी का शेयर खरीदती है, उस कंपनीज का, है ना, बिग कंपनीज एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जिसका काम ही होता है इन्वेस्टमेंट करना, तो वो लोग वैसे कंपनी का शेयर खरीदती हैं जो रेगुलरली डिविडेंड बांटता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए मेरी कंपनी 50 साल से है और हम हर साल डिविडेंड बांटते हैं, तो बहुत सारा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऐसा रहेगा, है ना, जैसे LIC हो गया, फिर उसके बाद UTI हो गया, म्यूचुअल फंड्स हो गया, ये सब क्या करेगा, मेरे कंपनी में इन्वेस्ट करेगा, क्योंकि कंपनी को पता है कि ये कंपनी हर साल डिविडेंड बांटती है। तो एक एश्योरेंस आ जाता है कि चलो कंपनी अगर यहाँ इन्वेस्ट करेगी तो कंपनी को हर साल कुछ ना कुछ डिविडेंड मिलेगा। ठीक है, द इंक्रीज इन डिविडेंड is made only when there is confidence to the company that their earning potential gone up and not just earning of the current year are increased, है ना। देखो कभी कभी क्या होता है कि अर्निंग पोटेंशियल नहीं बढ़ा है कंपनी का, बस करेंट ईयर का प्रॉफिट बढ़ा है, हो सकता है कि अगले साल प्रॉफिट ना हो, तो ये थोड़ा डेंजर सिचुएशन है। मगर आप देख रहे हैं कि कंपनी का अर्निंग पोटेंशियल बढ़ चुका है, कंपनी अब पहले के मुकाबले कस्टमर बेस ज्यादा है ना, और मार्जिन ज्यादा रखती है, फिर भी प्रॉफिट होता है, तो उस केस में आप देख सकते हो, या फिर कंपनी अपना कॉस्ट जो है वो रिड्यूस करते चला जा रहा है, तो इससे फायदा क्या होगा कि कंपनी का अर्निंग पोटेंशियल जो है वो इंक्रीज हो जाता है। तो इन अदर वर्ड, डिविडेंड पर शेयर इज नॉट अल्टर्ड इफ चेंज इज अर्निंग इन स्मॉल एंड सीम्स टू बी टेम्पोररी नेचर। तो सिंपल सा बात है, अगर कोई कंपनी लगातार डिविडेंड हर साल बांट रही है और इस साल किसी कारणवश प्रॉफिट नहीं हुआ, कंपनी के पास पोटेंशियल अच्छा है अर्न करने का, मगर इस साल किसी कारणवश प्रॉफिट नहीं हुआ, तो ऐसा नहीं है कि कंपनी डिविडेंड नहीं बांटेगी। कंपनी जो अपना रिजर्व बचा के रखती है, उस रिजर्व को यूज करके कंपनी डिविडेंड बांट सकती है, क्योंकि कंपनी को पता है मेरा अर्निंग पोटेंशियल अच्छा है, इस साल प्रॉफिट नहीं हुआ, जैसे कोविड की वजह से इस साल हर कंपनी को लॉस हो रहा है, हर कंपनी को लॉस हो रहा है, कस्टमर बेस खत्म हो गया है, सेल डाउन हो गया है, लोगों का इनकम घट रहा है, जॉब कट हो रहे हैं, ऑलरेडी इंडिया में जॉब का प्रॉब्लम था, अब और जॉब कट हो रहा है, तो डिमांड घट रहा है, अब डिमांड घट रहा है तो सेल नहीं होगा, तो ऑब्वियस सी बात है हर कंपनी को इसका इम्पैक्ट झेलना पड़ रहा है। तो ऐसा नहीं है कि इस साल अगर इम्पैक्ट आया है तो हर साल आएगा, और ऐसा नहीं कि इस साल अगर प्रॉफिट घटा है कंपनी का तो 2021 में भी घट जाएगा। अर्निंग पोटेंशियल घटना अलग होता है और करेंट ईयर में लॉस होना अलग होता है। ठीक है, तो अगर डिविडेंड बांटने की बात आती है, अगर अर्निंग पोटेंशियल अच्छा है फिर भी आपका इस साल का लॉस है, तो आप अपना रिजर्व को यूटिलाइज करके आप डिविडेंड बांट सकते हैं। आई होप कि आपको ये पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर होगा। प्रीफरेंस ऑफ शेयर होल्डर, प्रीफरेंस ऑफ शेयर होल्डर कहने का क्या मतलब, देखिए बहुत सारे शेयर होल्डर ऐसे होते हैं जो
मिडिल क्लास के होते हैं या फिर ओल्ड एज, जैसे मान लीजिए हम रिटायर किए और हम अपना पूरा रिटायरमेंट का पैसा कंपनी का शेयर खरीद लिए। क्यों? क्योंकि हमको पता है कि हम उस कंपनी का ही शेयर खरीदे हैं जो कंपनी हमको हर साल डिविडेंड देगी या फिर हर क्वार्टरली डिविडेंड देगी। ठीक है, तो अब ये बताओ मेरा अर्निंग में हम है ना, हम तो अपना पूरा पेंशन का पैसा लगा दिए, तो मेरा अर्निंग जो है वो किस पे डिपेंडेंट है? मेरा अर्निंग डिपेंडेंट है कंपनी के डिविडेंड पे। तो अगर कंपनी के पास वैसे शेयर होल्डर हैं जो मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं या फिर वैसे शेयर होल्डर हैं जो आपके डिविडेंड पे डिपेंडेंट है, तो भैया शेयर डिविडेंड बांटना जरूरी हो जाता है। और कंपनी को कहीं ना कहीं इस चीज का नोटिफिकेशन रहता है ना, कि मेरे मेरे जो शेयर होल्डर है वो कैसे हैं। जैसे कंपनी को पता होता है कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर कितना खरीदा है, शेयर होल्डर कितना खरीदा है, किस सेगमेंट के शेयर होल्डर हैं, मार्केट में सेंटीमेंट क्या है शेयर होल्डर का, इस तरीके से। तो अब हर शेयर होल्डर का डिटेल नहीं रखती है कंपनी, मगर कहीं ना कहीं ऑन एन एवरेज कंपनी को इस चीज का जानकारी होता है कि मेरे शेयर होल्डर कैसे हैं, मेरे कंपनी के शेयर होल्डर किस पोटेंशियल के हैं, है ना। तो अगर शेयर होल्डर डिपेंडेंट है या फिर मिडिल क्लास से बिलोंग करता है तो आप हर साल डिविडेंड बांटिए। मगर हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स है जिसको पैसे का कमी नहीं है, वैसे वैसे आपके शेयर होल्डर हैं, डिविडेंड नहीं भी बांटेंगे तो चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता उसको। तो उस केस में हम क्या करेंगे, डिविडेंड नहीं भी बांटे तो चलेगा। बात क्लियर है? तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। तो देखिए क्या करा, इफ अ कंपनी having large number of retired and middle class shareholder, then it will declare more dividend and keep less aside from retained earning. ठीक है, whereas if the company is having large number of young and wealthy shareholder, wealthy shareholder मतलब द मोटा पार्टी, कहता ना मोटे पार्टी, एक एड आ रहा था वो मैंगो जूस का, इसके आम मोटे पार्टी के लगते हैं, है ना, वो वाला मोटा पार्टी। ठीक है, देन इट विल प्रेफर टू कीप aside more in the form of retained earning and declare low rate of dividend। तो भाई अगर वेल्दी है, मोटा पार्टी शेयर होल्डर है, मोटा भाई है, ठीक है ना, तो शेयर डिविडेंड कम भी बांटेंगे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है टैक्सेशन पॉलिसी। देखिए क्या है, ये थोड़ा पुराना है लिखा हुआ, इसलिए पहले क्या होता था ना कि कंपनी को जितना भी प्रॉफिट हुआ उस पर टैक्स देना पड़ता है। जैसे मान लीजिए 100 रुपए का प्रॉफिट हुआ और 30% का टैक्स है, 30% का टैक्स है, तो बचा कितना, 70 रुपया। और 70 रुपया किसके बीच में बटेगा, शेयर होल्डर के बीच में बटेगा। ठीक है, 70 रुपया शेयर होल्डर के बीच में बढ़ जाएगा डिविडेंड के रूप में। और चूंकि ये ऑलरेडी इस प्रॉफिट पे टैक्स दे चुके हैं, तो इसलिए अगर जैसे मान लो सिंपल सा बात है, हम कंपनी चला रहे हैं, हम 100 रुपया कमाए, आप लोग मेरे कंपनी के शेयर होल्डर हो, 100 रुपया में 30 रुपया हम टैक्स दे दिए, बचा 70 रुपया, 70 रुपया हम आप लोगों के बीच में बांट दिए। तो अब आपको टैक्स देने का जरूरत नहीं। क्यों नहीं है जरूरत? क्योंकि भाई उस 70 रुपये में ऑलरेडी टैक्स दे चुके हैं। तो अब तुम भी, हम टैक्स दे चुके हैं उस इनकम पे, अब तुम भी टैक्स दोगे तो दिक्कत है ना, तब तो डबल टैक्सेशन हो जाएगा। इसलिए, है ना, इसलिए अच्छा ये जो 30 रुपया का टैक्स दिया जा रहा है, ये किसके बिहाफ में दिया जा रहा है, आप ही के तो बिहाफ में दिया जा रहा है ना। इस 100 रुपये का मालिक कौन है, आप। कंपनी टैक्स दे दिया तो फिर 70 रुपये आप लोगों के बीच में बांट दिया, अब फिर से आपको टैक्स, तो दिक्कत है ना। तो इस वजह से ये 70 रुपये पे टैक्स नहीं लगता है। ठीक है, तो अब सिंपल सा बात है कि अगर हायर टैक्स है, अगर हायर टैक्स है तो डिविडेंड कम बांटेंगे, है ना। और अगर लोअर टैक्स रेट है तो ज्यादा डिविडेंड बांटेंगे। जैसे देखो, मान लो 100 रुपया कंपनी कमाई है, ठीक है, दो कंडीशन, एक कंडीशन में 30% का टैक्स है तो 30 रुपया चला गया तो बचा 70 रुपया, और 70 रुपया को डिविडेंड के रूप में बांटे। और सेकेंड केस में कंपनी को मात्र 10 रुपए का टैक्स लगा, 10% का, तो 90 रुपया कमाई। ठीक है, तो यहां पर
₹90 का अगर बेनिफिट हो रहा है तो कंपनी ज्यादा डिविडेंड बांटेगी। तो सिंपल सा बात है, अगर कम टैक्स है तो कम डिविडेंड, और सॉरी ज्यादा डिविडेंड, उल्टा है, रेसिप्रोकल एक दूसरे का। अगर कम टैक्स रेट है तो ज्यादा डिविडेंड, और अगर ज्यादा टैक्स रेट है तो कम डिविडेंड। ठीक है, चलिए आई होप कि आपको ये पॉइंट क्लियर होगा। एक बार देख लेते हैं। द रेट ऑफ डिविडेंड ऑल्सो डिपेंड अपॉन टैक्स पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। अंडर द प्रेजेंट टैक्सेशन सिस्टम डिविडेंड इनकम इज टैक्स फ्री। डिविडेंड इनकम इज टैक्स फ्री कहने का मतलब हम एज अ कंपनी आपको जो डिविडेंड बांटेंगे उसमें टैक्स आपको नहीं लगेगा। फॉर शेयर होल्डर वेयर एज कंपनी हैज टू पे टैक्स ऑन डिविडेंड गिवन टू शेयर होल्डर, मगर कंपनी को टैक्स देना पड़ जाता है, क्योंकि भाई कंपनी टैक्स पे करके ही पे करता है। ठीक है, तो इफ टैक्स रेट इज हायर देन कंपनी प्रेफर टू पे लेस इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। अगर टैक्स रेट ज्यादा है तो डिविडेंड कम पे कर पाएगी, मगर अगर टैक्स रेट लो है तो कंपनी हायर डिविडेंड डिक्लेयर करेगी। क्लियर है? आई होप कि ये पॉइंट भी आपको क्लियर होगा। बहुत आसान है, सिंपल सा बात है ना। नेक्स्ट है एक्सेस टू कैपिटल मार्केट कंसिडरेशन। एक्सेस टू कैपिटल मार्केट कहने का मतलब होता है कि देखिए सिंपल सा बात है कि अगर ऐसा कंडीशन है मार्केट में कि कंपनी इजिली शेयर बेच सकता है, कंपनी को शेयर बेचने में किसी भी तरीके का कठिनाई नहीं आएगा, कंपनी आज मार्केट में अप्रोच किया तुरंत मार्केट में शेयर बिक जाएगा, है ना। यानी कि कंपनी को फंड रेज करने के लिए कैपिटल मार्केट से मशक्कत नहीं करना पड़ेगा। कैपिटल मार्केट क्या होता है, क्लियर है ना। कैपिटल मार्केट वो मार्केट होता है जहां पर सिक्योरिटीज का लेन देन होता है, मतलब शेयर का खरीद बिक्री होता है। तो कैपिटल मार्केट का सेंटीमेंट बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा प्रॉफिट हो रहा है लोगों को, यानी कि हम अगर नया शेयर इशू करेंगे तो मेरा शेयर इजिली बिक जाएगा। तो अगर ऐसा कंडीशन है तो डिविडेंड आप बांट दीजिए और फर्दर एक्सपेंशन के लिए आप शेयर नया इशू कर सकते हैं अगर चाहते हैं तो, है ना। अगर मार्केट का कंडीशन बहुत अच्छा है तो आप डिविडेंड बांट दीजिए और फर्दर एक्सपेंशन के लिए नया शेयर इशू कर दीजिए, तो दोनों खुश, नया शेयर होल्डर भी आ जाएगा और एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर खुश भी हो जाएगा। मगर आप मार्केट को अप्रोच नहीं कर सकते हैं, कैपिटल मार्केट कंसीडरेशन थोड़ा गड़बड़ है ना, तो फिर भाई, है ना, आप डिविडेंड नहीं बांटिए तो ही चलेगा, बढ़िया। ठीक है, तो देखिए क्या करा। इफ द कैपिटल मार्केट कैन इजिली बी एसेस्ड और अप्रोच्ड एंड देयर इज इनफ डिमांड फॉर सिक्योरिटी ऑफ द कंपनी, देन कंपनी गिव मोर डिविडेंड एंड रेज कैपिटल बाय अप्रोचिंग कैपिटल मार्केट, है ना। कैपिटल मार्केट को अप्रोच करके आप डिविडेंड ला सकते हैं, कैपिटल पैसा ला सकते हैं फर्दर एक्सपेंशन के लिए, और डिविडेंड आप बांट के खत्म कर दीजिए। But if it is difficult for company to approach and access the capital market, then company declare low rate of dividend. मगर आप अपने कंपनी का शेयर इजीली नहीं बेच सकते, मार्केट का कंडीशन खराब है या फिर आपके कंपनी का इमेज खराब है, तो फिर इग्नोर करिए। आप डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करना है, रिटेन्ड अर्निंग से ही आपको एक्सपेंशन करना है। लीगल रेस्ट्रिक्शंस, कई बार लीगल रेस्ट्रिक्शंस भी रोल प्ले करता है। कंपनी एक्ट हैज गिवन सर्टेन प्रोविजन रिगार्डिंग द पेमेंट ऑफ डिविडेंड, है ना। कंपनी एक्ट जब पढ़ोगे ग्रेजुएशन में या फिर सीए में या फिर सीएस में, तो आपको बताया जाएगा कि डिविडेंड के रिगार्डिंग बहुत सारा रूल्स एंड रेगुलेशन है कि कंपनी क्या कंडीशन फॉलो करती है। अपार्ट from the companies act there are certain internal provision of the company that is whether the company has enough flow of cash to pay dividend. The payment of dividend should not affect liquidity of the company. जैसे देखिए कंपनी एक्ट कहता है कि भैया आप डिविडेंड जबरदस्ती नहीं बांटोगे, कहीं ऐसा ना हो कि वाहवाही के चक्कर में आपका कैश का लिक्विडिटी खत्म हो गया, आपका लिक्विडिटी का पोजीशन अफेक्ट नहीं होना चाहिए। कहीं ऐसा नहीं है कि आप डिविडेंड बांट के खत्म कर दिए, लोन का रीपेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, इंटरेस्ट का रीपेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, आप अपना फाइनेंशियल कमिटमेंट फुलफिल नहीं कर पा रहे। तो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बनाया गया है कंपनीज एक्ट के तहत कि आप डिविडेंड तभी बांटेंगे जब आपके कंपनी का लिक्विडिटी पोजीशन अच्छा रहेगा, आपके पास कैश रिजर्व इतने का रहेगा, तब आप डिविडेंड बांट सकते हैं, अदरवाइज नहीं।
तो वो टर्म्स एंड कंडीशन को भी फॉलो करना पड़ जाता है। अब देखिए एग्जैक्टली आपको ये सब नहीं पढ़ना है कि कितना का रिजर्व मेंटेन करना पड़ता है, मगर बस इतना तो ध्यान रख सकते हो कि लीगल फॉर्मेलिटीज भी हैं जो फुलफिल करना पड़ता है। अब जैसे सिंपल सा बात है, अगर कैश हम डिविडेंड के रूप में बांट देंगे तो मेरा लिक्विडिटी तो घट जाएगा ना, और लिक्विडिटी पोजीशन गड़बड़ाया तो हो सकता है कि कंपनी अपना फाइनेंशियल कमिटमेंट फुलफिल ना कर पाए। इस वजह से बहुत सारे लीगल फॉर्मेलिटीज को भी फॉलो करना पड़ता है। नेक्स्ट है आपका 10th पॉइंट, बहुत तगड़ा पॉइंट है, कॉन्ट्रैक्चुअल कॉन्स्टेंट। कॉन्ट्रैक्चुअल कॉन्स्टेंट कहने का मतलब कई बार क्या होता है कि जैसे मान लीजिए मेरी कंपनी को लोन चाहिए था, हम ऑलरेडी मार्केट में शेयर इशू किए हुए हैं, कंपनी को 500 करोड़ का लोन की जरूरत था, कंपनी बैंक से लोन ले ली, चलो HDFC से लोन ले लिया, ठीक है। तो HDFC कभी कभी ना कंडीशन इंपोज कर देगा कि देखिए हम लोन देंगे मगर आप इतना कैश रिजर्व मेंटेन करके रखेंगे हर साल। तभी कहने का मतलब कभी कभी ना फाइनेंसर जो फाइनेंस दिया है वो लोग कॉन्स्टेंट लगा देता है कि भाई इतना से ज्यादा आप डिविडेंड नहीं बांटिएगा, क्योंकि कंपनी अगर आज अच्छा चल रहा है तो चलो हमको इंटरेस्ट मिल जाएगा, रीपेमेंट हो जाएगा, मगर कल को स्थिति खराब हुआ तो फिर दिक्कत है ना। तो आप जरूरत से ज्यादा डिविडेंड नहीं बांटेंगे, है ना। आप कंपनी का कुछ पैसा रिजर्व के तौर पे रखेंगे हमेशा, ताकि कल को अगर कंपनी का स्थिति गड़बड़ाता है तो उस केस में आप उस पैसे को यूटिलाइज कर सकते हैं। टर्म्स एंड कंडीशन, कॉन्स्टेंट मीन्स होता है कंडीशन, टर्म्स एंड कंडीशन लगाना, ठीक है ना। कॉन्स्टेंट्स मतलब होता है टर्म्स एंड कंडीशन लगाना। तो बैंक हमको तभी पैसा देगा जब हम उसका टर्म्स एंड कंडीशन फॉलो करेंगे। तो सिंपल सा बात है, देखिए क्या कह रहा है, व्हेन कंपनीज टेक लॉन्ग टर्म लोन देन फाइनेंसर, यानी कि जो पैसा दे रहा है, यानी कि बैंक कह सकते हो, इन्वेस्टर कह सकते हो, put some restriction or constraints on the distribution of dividend and the company have to abide by the constraints। abide by the constant मतलब फॉलो करना पड़ता है। अगर हम बोले कि नहीं भाई टर्म्स एंड कंडीशन फॉलो करेंगे, कॉन्स्टेंट्स को फॉलो करेंगे, यानी कि हमको उसके आधार पे डिविडेंड बांटना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके का भी कभी कभी कंडीशन आ जाता है। फिर स्टॉक मार्केट रिएक्शन भी रोल प्ले करता है ना। स्टॉक मार्केट रिएक्शन कहने का मतलब जैसे मार्केट में ऐसा ट्रेंड बना हुआ है, ऐसा सेंटिमेंट बना हुआ है कि अगर कोई कंपनी डिविडेंड बांटती है तो मार्केट में एकदम भौचाल आ जाता है कि भाई ये कंपनी डिविडेंड बांटा, अब चल इसी कंपनी का शेयर खरीदेंगे। बात समझ में आ रहा क्या बोल रहे हैं, मतलब कि एक ऐसा इमेज बन गया है कि जो कंपनी डिविडेंड बांट रहा है वो बहुत अच्छा है। तो अगर कंपनी डिविडेंड बांट रही है तो होगा क्या कि लोग एकदम टूट पड़ेंगे उस कंपनी का शेयर खरीदने के लिए। तो वैसे केस में कंपनी ना पूरा फायदा उठाता है ना, पूरा फायदा उठाता है डिविडेंड बांट के। तो देखिए क्या कर रहा है, द डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड हैज इंपैक्ट ऑन स्टॉक मार्केट एज इंक्रीज इन डिविडेंड इज टेकन एज गुड न्यूज, है ना। अगर आप डिविडेंड बांट रहे हैं तो एक गुड न्यूज का काम करता है इन द स्टॉक मार्केट एंड प्राइस ऑफ द सिक्योरिटी राइजेस। और सिक्योरिटी मतलब शेयर, शेयर का प्राइस राइज होता है। कैसे राइज होगा, अब जैसे मान लो हम अपने कंपनी के शेयर होल्डर्स को डिविडेंड बांटे, अब मार्केट में एकदम होड़ मच गया कि भाई वेदांता का शेयर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, चलो अब वेदांता का शेयर खरीदेंगे। अब लोग डिमांड अचानक से बढ़ा दिए, तो डिमांड बढ़ेगा तो प्राइस बढ़ेगा, है ना। Whereas a decrease in dividend may have negative impact in the share price of the stock market। अच्छा, तो अगर डिविडेंड बांटते हैं तो अगर पॉजिटिव इंपैक्ट है, तो अगर शेयर डिविडेंड नहीं बांटेंगे तो निगेटिव इंपैक्ट होगा, यानी कि आपका शेयर का प्राइस रिड्यूस हो जाएगा। सो पॉसिबल इंपैक्ट ऑफ डिविडेंड पॉलिसी इन द इक्विटी शेयर प्राइस ऑल्सो अफेक्ट द डिविडेंड डिसीजन। तो कभी कभी ना मार्केट कंडीशन भी रोल प्ले करता है, मार्केट का रिएक्शन कैसा है ना। अगर मार्केट में सेंटीमेंट ऐसा है कि जो डिविडेंड बांट रहा है वो बहुत अच्छी कंपनी है, जो डिविडेंड नहीं बांट रहा वो घटिया कंपनी है, तो अगर कोई कंपनी ऐसा अगर एक साल शेयर डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करती है तो उसके कंपनी का जो वैल्यू है, कैपिटल
शेयर प्राइस उसको रिड्यूस करना पड़ जाता है, मतलब ऑटोमेटिकली वो रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि लोग शेयर बेचना चालू करते हैं तो सप्लाई बढ़ जाता है और डिमांड घट जाता है। ठीक है, चलिए, तो ये आपका लास्ट पॉइंट था। इसी के साथ आज के क्लास में हमारा इन डिविडेंड डिसीजन भी कंप्लीट हुआ। तो फाइनली हम लोग फाइनेंशियल डिसीजन में 3 डिसीजन पढ़े। एज अ फाइनेंस मैनेजर आप इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेते हैं, फाइनेंसिंग डिसीजन लेते हैं, डिविडेंड डिसीजन लेते हैं। ये तीनों कॉन्सेप्ट को आप बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। कल के क्लास में हम लोग आगे कुछ टॉपिक्स पढ़ेंगे और हम लोग इस क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और हम लोग वहां पे चर्चा करेंगे फर्दर टॉपिक्स के बारे में, और हम लोग चर्चा करेंगे कि जो फाइनेंशियल डिसीजन जिसमें कि इन्वेस्टमेंट, फाइनेंसिंग एंड डिविडेंड डिसीजन पढ़े हैं उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो मेक श्योर कि ये टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो, पढ़ के आइएगा। आज के क्लास में बस इतना ही। थैंक यू सो मच। भाई टाइम तो बचा नहीं, कोई नहीं, कल हम वो जो बता रहे थे ना फ्यूचर ग्रुप के बारे में, तो आप लोग पता करके आइएगा।